है आपसे। पर इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। भावना जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताई है सारी बातें। मैं सिर्फ ब्रीफिंग में यही कहूंगा कि लास्ट तक रुकिएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें और अच्छा लगने वाला है, और मजा आने वाला है। अगर आप भी पार्टिसिपेट करें, हमारे बहुत सारे साथियों ने जो आप ही की तरह एक दिन कभी इस दुनिया में आए थे, इस सेशन को ज्वाइन किया था, उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन का डिसीजन लिया और आज वो कुछ छोटी छोटी पार्टिसिपेशंस करने वाले हैं। अगर आप करना चाहें तो आपके पास भी मौका रहेगा, और आज आज ये सेशन है बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाला है। सो दोस्तों, हम लोग आमतौर पे 15 अगस्त को जश्न के, छुट्टी के दिन के तौर पे देखने लगे। इस दिन हम सिर्फ घर पे तरह तरह के खाने बना के सोने में बिताने लगे। इस दिन को जो असली इम्पोर्टेंस थी, हम उसको भूल के और सिर्फ मौज मस्ती में बदल चुके हैं। बट इस दिन को हासिल करने का अगर आप बैकग्राउंड जानेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा किया सोनू जी। मैं चाहता हूँ कि आप 10 मिनट के लिए, अगले 10 मिनट के लिए कैमरा ऑन करके स्क्रीन पे रहें, क्योंकि जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ वो बात एक्चुअली में तो आपने बहुत बार सुनी होगी, नाम भी सुने होंगे। पर शायद आज जिस तरीके से मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो तरीका शायद आपके लिए पहली बार हो और नया हो। किस चीज को हम जानने वाले हैं, मैंने आपसे एक बात बोली, बैकड्रॉप। आज हम, हमारा देश ये मानता है कि हमें आजादी गांधी जी के प्रयासों, अहिंसा के आंदोलन के माध्यम से मिली। पर ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि उस आजादी को पाने के लिए सिर्फ अहिंसा ही नहीं, उसके पीछे लड़ने वाले जबरदस्त पावर पैक्ड ताकतवर लोगों का हाथ था, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जैसे लाला लाजपत राय। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी की ओर लेके चल रहा हूं, अगर जिसका कहानी ना समझी तो शायद हमारी आजादी की परिकल्पना समय से पहले मर जाती। मैं बात करने वाला हूं आपसे 23 मार्च 1971 की लाहौर सेंट्रल जेल में बंद एक लड़के, जिसने नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। आज 78वें इंडिपेंडेंस डे पे इस कहानी को आज भी सोचने के बाद मेरे शरीर में सिहरन आ, खून का दौरा बढ़ जाता। मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरी तन्मयता के साथ बैठ के आराम से सुने। चारों ओर आंसू थे, नफरत थी, उबाल पे था पूरा देश। पर एक लड़का शांति से अपने सेल में बैठा था। 23 साल का वो नौजवान जो फांसी के तख्ते की और अपने दो साथियों की ओर साथ बढ़ रहा था, और जिसको जेल की सजा के ने ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी नींव हिला दी थी। अंग्रेजों की एक पॉलिसी रही है कि जिसे वो बल से नहीं जीत पाते उसे वो छल से जीत लिया करते थे। पर आज उनका ये दाम उन्हीं के ऊपर बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ चुका था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में वो क्या करें। वो जो भी फैसला कर रहे थे वही उनके अगेंस्ट जा रहा था। 23 साल का एक कच्ची उम्र का नौजवान पक्के इरादों के साथ जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था वो काबिले तारीफ थी। जिसने पूरे देश में एक नई तरह की आग जला दी थी, एक सिहरन उठा दी थी। हर देशवासी के मन में आजादी की वो लौ भड़का रहा था। दिन ब दिन जितना उसे रोका जा रहा था उतनी वो तेजी से बढ़ रही थी उसकी लौ। अक्सर जिस जेल की दीवारों को कैदी तोड़कर फांद कर बाहर जाना चाहते थे, आज उसी जेल के मालिकों ने रात के अंधेरे में उन जेल की दीवारों को तोड़ के 3 नौजवानों को फांसी देने का निर्णय ले चुके थे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दिन के उजाले में जेल के मेन गेट से उन लाशों को बाहर ला सके। जिस शैतानी दिमाग को अंग्रेजों की खासियत समझा जाता था, एक 23 साल के लड़के ने उसकी सारी चालों को धता बताते हुए उनको मजबूर कर दिया था सोचने पर कि क्या किया जाए। जो नाज थे पिता
सरदार किशन लाल का और माँ विद्यावती देवी का, जिसे चंद्रशेखर छोटे भाई की तरह प्यार करते थे, राजगुरु सुखदेव जिसे अपना दोस्त नहीं जिस्म का हिस्सा मानते थे, उस भगत सिंह ने जिसने अंग्रेजों की जेल का सारा गणित बिगाड़ के रख दिया था। 23 मार्च 2031 का दिन आज अपने दो दोस्तों के साथ मौत से कुछ इंच दूर अपने फांसी के फंदे को इस तरह से देख रहा था जैसे कोई आशिक अपनी माशूका को देख रहा हो। पर इस आशिक की कहानी, फांसी के फंदे और भगत सिंह की कहानी, इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई इस दिन से लगभग 12 साल पहले, बैसाखी के दिन, जब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के जश्न में डूबा था गांव भगत सिंह का। चारों ओर खुशियों का माहौल था। अगले दिन बैसाखी थी और सभी लोग आनंद में डूबे। अचानक एक आई खबर ने पूरे गांव में मातम का माहौल बना दिया। जब पता चला, घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। वहां मासूम और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा के लाशें बिछा दी थी। चारों ओर चीख पुकार थी। अगले दिन 11 साल का भगत पैदल ही जलियांवाला बाग के लिए निकल पड़ा, और जब वो वहां पहुंचा तो चारों ओर बच्चों और बुजुर्गों की चीखें अब भी गूंज रही। नन्हे भगत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, परंतु उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नन्हे भगत ने एक बोतल में जलियांवाला बाग की मिट्टी, जो खून से सनी हुई थी, उस मिट्टी को एक बोतल में भर दिया और उस बोतल को भगत, खून से सनी उस बोतल को उठाकर अपने घर की ओर वापस आ। अब भगत सिंह किसी का बेटा नहीं था, अब वो उस लाल खून से सनी इस मिट्टी का लाल बनने जा। भगत के अंदर खून हिलोरे मार रहा था बदला लेने के लिए, पर 11 साल के भगत को अभी मालूम नहीं था कि एक्चुअली उसे क्या करना। अंग्रेज हुकूमत ने निहत्थे लोगों को तो गोलियों से मार दिया, पर उन्होंने अनजाने में भगत सिंह नाम की एक चिंगारी को जन्म दे दिया था, जो आगे चल के उनके पूरे साम्राज्य को जला के खाक करने वाली। भगत सिंह के हाथों अंग्रेजी सल्तनत का काल चढ़ चुका था। 30 अक्टूबर, इस कहानी की अगली पड़ाव आता है 30 अक्टूबर सन 1928 को, जब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को अंग्रेज ऑफिसर स्कॉट ने लाठियों से तब तक पीटता चला गया जब तक कि उनकी मौत नहीं हो। लाला लाजपत राय जमीन पे पड़े थे, खून से सने थे, और उनके आखिरी शब्द थे, मेरी मौत अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सच में भगत बहुत जल्दी में था। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और पंडित चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्णय किया। इसी दिन कि वो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे और वो आ, स्कॉट को जान से मार। परंतु जब वो स्कॉट को मारने गए तो स्कॉट से को की जगह गलती से जनरल सैंडर्स को मारा है। अंग्रेजी हुकूमत में चारों ओर खलबली मची हुई थी। उन्होंने इन तीनों के लाहौर से निकलने पे रोक लगा दी थी। जहां कहीं मिल जाए वहीं पे गिरफ्तार कर लेना था। पर यहां से भगत सिंह का आखिरी अध्याय शुरू होता है। चारों ओर से अंग्रेजी पहरे के बावजूद ये तीनों लाहौर से निकल गए थे। लाहौर से निकलने के बाद भगत सिंह के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा। अंग्रेजों ने बहुत सारी प्रकाशनों और किताबों पर बैन लगा दिया था, जो क्रांतिकारियों के विचार छापा करती थी। चारों ओर अंग्रेज हुकूमत के जुल्मों का शिकार लोग और क्रांतिकारियों के विचारों उन तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे। भगत सिंह ने निर्णय लिया यहाँ पर कि यहाँ पर शायद बल की नहीं, युक्ति की आवश्यकता है। 8 अप्रैल 1929 का दिन भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दास के साथ
असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं, पर फेंकने से पहले डिसाइड करते हैं कि इस बॉम्ब से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अंग्रेज सरकार जो चारों ओर से भगत सिंह और उसके साथियों को ढूंढ रही थी, उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, उसी भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ भागने की जगह सरेंडर करने का निर्णय लिया, और अंग्रेज ऑफिसर खुली खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके वो जो चाहते थे, वो शिकार उनके पिंजरे में आके फंस चुका था, पर वो ये नहीं जानते थे कि भगत सिंह नहीं, अंग्रेज हुकूमत उसके चुंगल में, शिकंजे में फंसने जा रही है। भगत सिंह के दिमाग में क्या चल रहा था? भगत सिंह इस सारी कार्यवाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि उससे पहले किसी भी हालत में क्रांतिकारियों के विचार को प्रेस तक पहुंचने नहीं दिया जाता था, अखबार तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। भगत चाहते थे कि वो कोर्ट की इस कार्यवाही के माध्यम से अपने विचार पूरे देश तक पहुंचा सके। अंग्रेजों की मिट्टी पलीत हो रही थी, पर वो अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और वो खुश थे। कार्यवाही, कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। 500 किताबों का ज्ञान रखने वाले भगत सिंह के तर्कों को काटने वाला पूरी कोर्ट में कोई नहीं था। लॉर्ड इरविन, जो इस भगत सिंह की गिरफ्तारी को, कोर्ट की कार्यवाही को अपनी जीत समझ रहा था, उसी लॉर्ड इरविन को भगत सिंह एक एक तर्क के द्वारा काटता और पीटता चला जा रहा था। यहाँ पर कोर्ट की कार्यवाही का एक किस्सा बड़ा मशहूर है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। भगत सिंह के एक साथी को अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह के अगेंस्ट खड़ा किया, साथी के तौर पर, यह प्रूव करने के लिए कि इन्होंने बम फेंका। जिस समय कोर्ट में आए तो भगत सिंह ने सिर्फ एक ही सवाल किया, ये मेरा साथी कैसे हो सकता है, इसे तो बम बनाना भी नहीं आता। यहां पर उस साथी ने स्टेप बाय स्टेप बम बनाने की पूरी विधि कोर्ट को बतानी शुरू करी, और पूरी विधि दिखाई, बताई, पूरी रेसिपी उसने कोर्ट को बताई। ये सुन के भगत सिंह और साथी राजगुरु सुखदेव मुस्कुराने लगे। अंग्रेजों को उनकी मुस्कुराहट अभी समझ में नहीं आई, वो बाद में समझ में आई, जब ये नुस्खा, जो सिर्फ ये रेसिपी जो सिर्फ भगत सिंह के पास थी, उसे सभी अखबारों ने प्रकाशित कर दिया, और अब वो रेसिपी जो सिर्फ भगत सिंह के पास थी, पूरे देश में बच्चे बच्चे के पास पहुंच चुके थे। अंग्रेज बौखला गए, और यहाँ पे एक नया कानून लेके आया कि कोर्ट अभियुक्त की गैर मौजूदगी में सुनवाई कर सकता है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के ऊपर जबरदस्त यातनाएं चल रही थी, और इन यातनाओं के बीच में इन तीनों ने भूख हड़ताल का निर्णय लिया। सोचिए, आप 2 घंटे भूखे नहीं रह सकते। आपको हम बोलते हैं 3 से 4 घंटे बाद कुछ खाना है, तो मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या हम कुछ देर बाद कुछ खा सकते हैं, कोई फल खा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं? इनकी भूख हड़ताल 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, 116 दिन की भूख हड़ताल। सोचिए जरा, 2 दिन की भूख हड़ताल पे लोग चोरी को मजबूर हो जाते हैं, 20 दिन की भूख हड़ताल पे लोग कत्ल तक कर देते हैं। इसके अलावा बर्फ की सिल्लियों पे लिटाया जा रहा था। और इनकी दीवानगी ऐसी थी, जब यहां तक यातनाएं काम नहीं कर रही थी, तो उनको जबरदस्ती पाइप के द्वारा खाना दिया गया, जबरदस्ती। वापस आने पर ये तीनों मक्खियां तक निकल जाते थे, ताकि वॉमिट करके उस सारे खाने को बाहर निकाल। अंदाजा लगाइए आजादी की कैसी दीवानगी चल रही थी। अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। यहाँ पे भगत सिंह ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। अंग्रेजों को अब समझ में आने लगा था, उन्होंने शेर को कैद नहीं किया, शेर खुद उनके पास पिंजरे में आके बैठा है, और वहीं से अपनी गतिविधियां चला रहा है। यहाँ पे अंग्रेजों ने एक और निर्णय लिया, उन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी के मामले को दोबारा से ओपन करने का निर्णय लिया, और इसकी सुनवाई करके भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। जहां सारा देश गम में डूबा था, ये तीनों अपनी फांसी का जश्न मना रहे थे। अंग्रेज इनकी फांसी का जश्न मना रहे थे। अंग्रेज बड़े परेशान हुए जब ये पता चला कि ये तो खुद अपनी फांसी का जश्न मना रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अंग्रेजी हुकूमत के गले की एक ऐसी हड्डी बन चुके थे, जो ना निगली जा रही थी, ना उगली जा रही थी।
और इनके मौत की फांसी की तारीख तय करी गई 24 मार्च सन 1931। पूरा देश चाहता था कि इन्हें फांसी ना हो। भगत सिंह भी और राजगुरु और सुखदेव भी यही चाहते थे कि इन्हें फांसी ना दी जाए। इन्होंने एक अर्जी डाली, हमें फांसी ना दी जाए, बल्कि हमें गोली मार दी जाए, ताकि हमें फांसी से ना मारा जाए, हमें गोली मारी जाए। आज तो इनकी इस दरखास्त को मंजूर नहीं किया गया। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। इसी समय में भगत सिंह की माँ अपने बेटे को मिलने आई। वो बेटा जिसकी शादी की उसने सपने देखे थे। यहाँ पे भगत सिंह ने अपनी माँ को बोला, माँ, इस जन्म में तो मैं तेरे लिए बहू नहीं ला पाया, क्योंकि भगत बोला करता था कि मैं बहू लाऊंगा जो तुझे काम नहीं करने देगी। ये सब बातें सुन के उसकी माँ रो पड़ी। भगत ने उनसे जाते हुए क्या बोला, अगर ये सुन लें तो शायद आपकी भी आंखों में आंसू। मेरी लाश को लेने तुम मत आना, कुलबीर को भेज देना, क्योंकि अगर मेरी लाश पे तुम रोई तो पूरा देश बोलेगा कि एक क्रांतिकारी की माँ उसकी बेटे की लाश को देख के रोई। अंदाजा लगाइए क्या दीवानगी, क्या पागलपन था इन बच्चों में देश को आजादी दिलाने। 23 साल का भगत सिंह, क्या मंजर रहा होगा, अंदाजा लगाइए। पूरा देश का गुस्सा अंग्रेजों से संभल नहीं रहा था, और ऐसे में एक और ऐसा फैसला लिया गया जिसने जिसे शायद इतिहास का काला फैसला कहा जाता है, जिसका आज तक कोई सानी नहीं था। आज से पहले कभी ऐसा फैसला लिया नहीं गया। इनके मौत की तारीख को 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को नई तारीख तय कर दी गई। अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दिन में इन्हें फांसी दी जा सके। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रात के अंधेरे में किसी को फांसी दी। अंग्रेजों में आज हिम्मत नहीं थी कि उन्हें दिन के उजाले में बाहर ला सके। पूरे देश उबल रहा था, पूरा देश खड़ा था जेल के सामने। ऐसे में इस फैसले के साथ रात के समय जब अंग्रेज जेलर उसको भगत सिंह को लेने आया, तो वो क्रांतिकारी एक किताब पढ़ रहा था लेनिन पर। और जब वो उसे लेने आया तो उसने बोला, रुको, आज एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांति से कारी से मिल रहा है, मुझे उसकी आखिरी लाइनें पढ़ने। जब ये तीनों निकलते हुए जा रहे थे तो राजगुरु निहार रहा था, जिसने शर्त लगाई थी कि तुझसे पहले मैं जाऊंगा। आज ये तीनों फांसी के फंदे पे चढ़ने के लिए एक साथ जा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नारों से भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। पूरा जेल की दीवारें इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। और इसके साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल का एक शेर वचन जो भी कहें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इस शेर से, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरी जेल की दीवारें गूंज रही थी। सुखदेव भगत सिंह को निहार रहा था कि जिसे मैं उम्र भर लड़कियों से बचाता आया, मेरा इतना खूबसूरत दोस्त, और इसने अगर आशिकी भी की तो किससे, मौत से। अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था। ये तीनों जब फांसी के तख्ते पे पहुंचे तो अंग्रेज अधिकारी ने इनसे आखिरी इच्छा पूछी। तो भगत सिंह का आखिरी इच्छा थी, हमारे हाथ खोल दो, हम आपस में इन तीनों से मैं गले मिलना चाहता। अंग्रेजों ने इन तीनों की लाशों को रात के अंधेरे में चुपचाप टूटी हुई दीवार से निकाल दिया। और भारतीय गणतंत्र की आवाज, आजादी के सूत्रधार इन तीनों ने भारतीय जनमानस में एक ऐसी आग लगा दी थी जो अंततः 15 अगस्त 1947 में तब्दील हुई। पर बहुत दुख के साथ इनकी जन्मभूमि लाहौर भारत से अलग कर दिया, देश के दो टुकड़े कर दिए। और एक बार फिर से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, आज के पाकिस्तान से आज के हिंदुस्तान में। आज अगर किसी लाश से पूछते उस समय, तो वो बोलती कि गांधी, गांधी जी, आपकी लाश पे नहीं पर मेरी लाश पे आज का हिंदुस्तान था।
आपको जिम्मेदारी है अपने देश को स्वस्थ और खुशहाल बनाने की, और हमारा क्लब इस मुहिम में लगातार आगे बढ़ रहा है, जहां पर हम मदद कर सकें लोगों की, एक ताकतवर, एक तंदुरुस्त भारत बनाने की, अपने समाज को ताकतवर बनाने की। बहुत सारा समय लिया आपने, आपका मैंने, पर मैं यही एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको इतना ताकतवर बनना है, इतना ताकतवर बनना है कि अपनी मुश्किलों से ऊपर आना है, और इस देश की आजादी के जश्न को गम के दो आंसुओं के साथ मनाना है, कि आज हम वो पूरा देश नहीं, पर जितना है हम इसी को इतना बेहतर करेंगे कि दुनिया भारत की ओर देखे। क्या आप छोटे छोटे सेक्रीफाइस कर सकते हैं? स्वस्थ होने का बड़ा शानदार तरीका हम बताया करते हैं, पर लोग फॉलो नहीं कर पाते। बहुत आसान है। आपको 2 टाइम शेक पीना है, एक टाइम खाना खाना है, और इसको गांठ की तरह अपने पास बांध के रख लीजिए, कुछ मत करिए। 1 महीना 2 टाइम शेक और एक टाइम खाना खा के खुद में बदलाव लाइए। आपको देश के हॉस्पिटल से दूर रहना है, आपको किसी और की जिंदगी में बदलाव लाना है, यही आपका प्रण होना चाहिए। थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए। अब चलते हैं जश्न की ओर।